बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 611 एथिकल इश्यूज़ इन साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 32 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 32 का नाम है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इन लीगल सिस्टम्स। लेसन बहुत इंटरेस्टेड है क्योंकि इसमें ना फोरेंसिक क्लिनिशियंस और फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की एथिकल इश्यूज़ की वायलेशंस के दौरान क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं आपको लेसन नंबर 32 में बताया गया है। तो लेसन बहुत इंटरेस्टेड है जो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो फोरेंसिक साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड है। लेसन का आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट हजरात से कि जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड है तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप स्टूडेंट्स को लिंक मिल जाएगा इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के जो लिंक्स हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स के साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के आपको मिल जाएंगे लिंक्स। अब लेसन के आगाज़ में अगर बात की जाए तो लेसन के आगाज़ में आपको बताया गया है कि मेंटल हेल्थ और बिहेवियरल साइंस प्रोफेशनल्स का ना काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है लीगल सिस्टम्स में। और ये ना प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स और डिफेंडेंट की तरह ना काम करते हैं। फोरेंसिक क्लिनिशियंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि एक्सपर्ट विटनेस या कंसल्टेंट्स बहुत से ना लीगल मैटर्स में। जब फोरेंसिक मेंटल हेल्थ असेसमेंट किया जाता है ना तो प्रोफेशनल्स को ना स्पेशली केयरफुल होना पड़ता है जब वो लीगल सिस्टम्स के अंदर जा रहे होते हैं, क्योंकि ना ये एक ऐसा एरिया होता है जो इनके लिए न्यू होता है। लिटिगेंट्स यानी वो लोग जो लीगल केसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो तीन तरीक़ों से मेंटल हेल्थ एवोल्यूशंस के लिए आ सकते हैं। अभी लिटिगेंट्स का मायने क्या है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिटिगेंट्स वो होते हैं जो लीगल केसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, और ये तीन तरीक़ों से आ सकते हैं। नंबर वन पे है, फर्स्टली जो है वो कोर्ट ऑर्डर के तहत, मतलब कि कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक इनको आना पड़ता है। तो कुछ लिटिगेंट्स कोर्ट के ऑर्डर पे आते हैं, जैसे कि डिफेंडेंट की कंपिटेंस को ना असेस करने के किया जाता है कि वो ट्रायल के लिए फ़िट है या चाइल्ड कस्टडी केसेस में मदद देना जो है इनका काम होता है। कुछ लिटिगेंट्स मतलब कि लायर की रिक्वेस्ट पे आते हैं, मतलब कि कुछ लिटिगेंट्स अपने लायर्स के थ्रू मेंटल स्टेट का ना असेसमेंट चाहते हैं जो इनके केसेस या डिफेंसेस से रिलेटेड हो, जैसे कि इंसैनिटी डिफेंस के लिए। और नंबर थ्री पे जो लिटिगेंट्स हैं इनफॉर्मल एग्रीमेंट के मुताबिक आते हैं, मतलब ये कि कुछ केसेस में पार्टीज आपस में ना म्यूचुअली डिसाइड कर लेती है कि लिटिगेंट्स का एवोल्यूशन करवाया जाए विदाउट कोर्ट ऑर्डर, जैसे कि सिविल और क्रिमिनल केसेस में जहां दोनों साइड्स अपने एक्सपर्ट्स से एवोल्यूशन करवा लेती है। आगे है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। इसमें आपको बताया गया है कि फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के रोल काफ़ी ना डिवर्स होते हैं, मतलब कि आए दिन चेंज होते रहते हैं, जिद्दत पैदा होती है फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के जो रोल्स होते हैं, क्योंकि जिस तरह का भी केस होगा, जिस नेचर का भी केस होगा, उस केस के मुताबिक ही फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट अपना रोल प्ले करेगा। जैसे कि मैं आप स्टूडेंट्स को बता रहा था कि फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के रोल काफ़ी ना डिवर्स होते हैं और ये कई तरह के सेटिंग्स में ना काम करते हैं। इन रोल्स में जो क्या क्या शामिल है, नंबर वन पे है ट्रायल कंसल्टेंट। ओके, तो ट्रायल कंसल्टेंट से मुराद ये है कि ये प्रोफेशनल्स लायर्स के ना साथ काम करते हैं, केस की प्रेपरेशंस में, इंजरी सिलेक्शंस, केस स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं और विटनेस की प्रेपरेशंस में मदद करते हैं। और ये सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों में इन्वॉल्व होते हैं और यूजुअली एडवांस्ड डिग्रीज रखते हैं। ट्रायल कंसल्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट विटनेस, एक्सपर्ट विटनेस की बात की जाए तो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कोर्ट में ना स्पेशलाइज्ड नॉलेज देने के लिए टेस्टिफाइंग करते हैं। क्लिनिकल फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट डिफेंडेंट की मेंटल स्टेट का एवोल्यूशन करते हैं और कोर्ट में अपनी फाइंडिंग्स बताते हैं, और ये ब्रॉड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बारे में भी टेस्टिफाई करते हैं। द एवोल्यूशंस या द एवल्यूटर्स, ये साइकोलॉजिस्ट क्रिमिनल डिफेंडेंट या सिविल केसेस के पार्टीज का ना एवोल्यूशंस करते हैं, जिसमें ना इनका मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड असेसमेंट होता है। और ये ना यूजुअली क्लिनिकल साइकोलॉजी में ना ट्रेंड और लाइसेंस्ड होते हैं विद फोरेंसिक स्पेशलाइजेशंस। नंबर फोर पे है ट्रीटमेंट प्रोवाइडर्स।
तो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट इंडिविजुअल्स को ना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं जो इन सर्विसेज की ज़रूरत या जो इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। और ये ना फोरेंसिक्स हॉस्पिटल, स्टेट साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स, प्राइवेट प्रैक्टिसेस में काम करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट प्रोवाइडर कहाँ काम करते हैं, एवल्यूटर जो साइकोलॉजिस्ट है कहाँ काम करते हैं, एक्सपर्ट विटनेस कहाँ काम करते हैं, ट्रायल कंसल्टेंट कहाँ काम करते हैं ओवरऑल। आगे नंबर 5 के बारे में अगर कहा जाए द रिसर्चर्स के नाम से, तो ये साइकोलॉजिस्ट रिसर्च डिज़ाइन करते हैं। मतलब कि रिसर्चर साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि रिसर्चर साइकोलॉजिस्ट रिसर्च डिज़ाइन करते हैं जो फोरेंसिक साइकोलॉजी और लॉ के रिलेटेड इश्यूज पे होती है। और ये यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूट और साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में काम करते हैं और मेंटल हेल्थ, लॉ और पॉलिसी पे रिसर्च जो है वो करते हैं। नंबर 6 पे है एकेडमिक साइकोलॉजिस्ट। ये प्रोफेशनल्स टीचिंग और एजुकेटेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग और सुपरविजन्स, और ये यूजली कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। ओके, इनकी ड्यूटीज़, अच्छा ये जितना भी हमने पढ़े हैं ना, ये लिटिगेंट्स को लेकर फर्दर ये फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का रोल्स को लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आपसे घुमा पढ़ा के पूछा जाएगा कि एकेडमिक साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या है और ये कहाँ पे काम करते हैं एक्सेट्रा। आगे है स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी। इसमें आपको बताया गया है कि फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का काम सिर्फ एवोल्यूशंस और ट्रीटमेंट तक लिमिटेड नहीं होता, इनके ना कुछ और स्पेसिफिक फंक्शंस भी दिए जाते हैं। नंबर 1 पे है पुलिस साइकोलॉजी। ठीक है, तो पुलिस साइकोलॉजी में ये होता है कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स पुलिस मतलब डिपार्टमेंट में ना काम करते हैं और ये सीरियल ऑफेंडर्स का ना साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाने में मदद करते हैं, जैसे कि सीरियल किलर्स। और ये पुलिस ऑफिसर को ना मेंटली इल इंडिविजुअल्स को ना हैंडल करने की ट्रेनिंग भी देते हैं और शूटिंग इंसिडेंट्स के बाद पुलिस पर्सनल को काउंसलिंग सर्विसेज भी देते हैं। पुलिस साइकोलॉजी जो यहाँ होती है, यहाँ पुलिस साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं। आगे है आगे है साइकोलॉजी ऑफ क्राइम एंड डेलिक्यूंसी। इसमें आपको बताया गया कि ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स फोरेंसिक सेटिंग्स में ना साइकोपैथोलॉजी के डेवलपमेंट पर ना रिसर्च करते हैं, जैसे कि कौन सा फैक्टर से क्राइम या डेलिक्वेंट बिहेवियर्स का सबब बन सकता है। और ये मेंटली इल इंडिविजुअल्स की रिस्क असेसमेंट्स करते हैं और साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ करते हैं। और ये लेजिस्लेटर्स और गवर्नमेंटल एजेंसीज को ना न्यू स्ट्रेटजीज डेवलप करने में ना मदद करते हैं और स्कूल पर्सनल्स के साथ भी ना काम करते हैं ताकि ना वो डेंजरस यूथ को आइडेंटिफाई कर सकें। विक्टिमोलॉजी एंड विक्टिम सर्विसेज। इसमें आपको बताया गया कि ये मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स क्राइम्स के विक्टिम्स या विटनेसेस से इंटरव्यू करते हैं और विक्टिम सर्विसेज प्रोवाइडर्स को ना क्रिमिनल विक्टिमाइजेशन से, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स PTSD के साइकोलॉजिकल रिएक्शंस पे ना ट्रेनिंग देते हैं। और ये मल्टीकल्चरलिज्म के इम्पैक्ट पर भी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लीगल साइकोलॉजी, ये ना साइकोलॉजिस्ट मतलब कि जो लीगल साइकोलॉजी है ये क्या करती है कि साइकोलॉजिस्ट चाइल्ड कस्टडी और चाइल्ड अब्यूज़ केसेस में ना एवोल्यूशंस करती है। और ये ना कम्युनिटी सर्वे और रिसर्च मेथड्स का यूज़ करके ना अटॉर्नीज को इंजरी सिलेक्शंस में ना मदद करती है और डिफेंडेंट के कम्पिटेंसी को ना स्टैंड ट्रायल के लिए ना एवेल्यूएट करती है। अच्छा, आप स्टूडेंट्स को आसानी से एग्जांपल में देकर मैं कुछ इस तरह से समझा सकता हूँ ताकि आप स्टूडेंट्स जो है वो इजीली समझ सके लीगल साइकोलॉजी को लेकर। तो लीगल साइकोलॉजी के बारे में मान लो कि एक फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को ना एक केस मिलता है जिसमें ना एक पर्सन को ना ट्रायल के लिए ना फिट होना या ना होने का एवोल्यूशन करना है। और ये साइकोलॉजिस्ट इस केस को ना कोर्ट ऑर्डर के थ्रू के ना असेस करेंगे, जिसमें ना इसको ना डिफेंडेंट की मेंटल स्टेट को एवोल्यूशन करना होगा और उस एवोल्यूशन को ना कोर्ट में प्रेजेंट करना होगा।
स्पेशलिटी गाइडलाइंस फॉर फोरेंसिक साइकोलॉजी, इसमें आपको बताया गया कि फोरेंसिक साइकोलॉजी का काम ट्रेडिशनल साइकोलॉजी के काम से ना काफ़ी अलग होता है, इसलिए ना स्पेशली गाइडलाइंस फॉर फोरेंसिक साइकोलॉजी जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो है ना 1991 में ना अमेरिकन साइकोलॉजी लॉ सोसाइटीज़ ने ना बनाई थी। ठीक है, ये स्पेशल गाइडलाइंस फॉर फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के लिए कब बनी थी, किसने बनाई थी, 1991 में बनाई थी, और ये अमेरिकन साइकोलॉजी लॉ सोसाइटी ने बनाई थी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन गाइडलाइंस का मकसद ये था कि फोरेंसिक साइकोलॉजी की सर्विसेज को बेहतर बनाया जाए और इस फील्ड में ना प्रोफेशनलिज्म को ना प्रमोट किया जा सके। ओके, गोल्स ऑफ स्पेशलिटी गाइडलाइंस फॉर फोरेंसिक साइकोलॉजी के क्या क्या हैं। नंबर 1 पे है फोरेंसिक साइकोलॉजिकल सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। नंबर 2 पे है फोरेंसिक साइकोलॉजी के प्रैक्टिसेस और सिस्टमेटिक डेवलपमेंट को इन्हेंस करना। नंबर 3 पे है प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में हाई लेवल की क्वालिटी को ना इंकरेज करना। नंबर 4 पे है प्रैक्टिशनर्स को ये समझाना और रिस्पेक्ट करना कि जो वो सर्व कर रहा है, दे रहा है सर्विस, इनकी राइट्स के ख्याल जो वो उस साथ में रखें। ये जो गाइडलाइंस ना फोरेंसिक साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ना फोकस करती है ओवरऑल, ये जो आपको ऊपर दी गई हैं, ये 4 तरह की गाइडलाइंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को ना अपनी सर्विसेज सबसे ना हाई स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ना देनी चाहिए और इनकी ज़िम्मेदारी है कि वो ना अपनी सर्विसेज और इनके रिजल्ट्स को ना रिस्पॉन्सिबल तरीके से ना यूज़ होने की कोशिश करें और कि इनकी एडवाइस और रिपोर्ट का यूज़ एथिकली और सही तरीके से हो रहा है। इस हवाले से कंपिटेंस मतलब कि जो है सलाहियत होना या महारत होना, यहाँ पे कंपिटेंस का मतलब ये है। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को ना सिर्फ उन एरियाज़ में ना सर्विसेज देनी चाहिए जहाँ इनके पास स्पेशलाइजेशंस या स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, स्किल्स, एक्सपीरियंसेस और एजुकेशंस हो। इनका ना ये फ़र्ज़ भी होता है कि वो ना कोर्ट के सामने अपनी कंपिटेंस मतलब ये कि नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और एजुकेशंस को ना प्रूफ भी पेश करें। अगर इनका पर्सनल वैल्यूज़, मॉरल बिलीव्स या लीगल प्रोसीडिंग्स में इनकी किसी पर्सनल रिलेशनशिप से इनके कंपिटेंस पर असर हो तो ना इन्हें अपना पार्टिसिपेशन से डिक्लाइन करना या लिमिटेड करना पड़ जाता है। मज़ीद ये कि फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को ना ये भी समझना ज़रूरी है, इस वाले पैराग्राफ में बताया गया कि मज़ीद ये कि फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को ये भी समझना ज़रूरी है इस हवाले से कि इन्हें ना लीगल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का पता होना चाहिए जो इनकी ना पार्टिसिपेशन को ना गवर्न कर सके, मतलब ये कि रास्ता दिखा सके या हुकूमती इकदाम जो है वो उस पर अमल कर सके। फर्दर गाइडलाइंस फॉर फोरेंसिक साइकोलॉजी में सबसे नंबर 1 पे है जो है, मतलब कि नंबर 3 पे रिलेशनशिप है। तो जब फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव से ना इनिशियली कंसल्टेशंस करते हैं तो इनको ना अपने काम के मुताबिक ना सब इंफॉर्मेशन क्लियर कर देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे कि फ़ी स्ट्रक्चर्स है, वो अपनी सर्विसेज के लिए ना कितने चार्ज करेंगे, इस हवाले से। नंबर 2 पे है पर्सनल और प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस है, मतलब ये कि अगर इनके प्रोफेशनल या पर्सनल रिलेशनशिप ऐसे हैं जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं तो वो भी क्लियर करना ज़रूरी है। और फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का कंपिटेंस और लिमिट जो है ना वो भी है, मतलब ये कि अपने एरियाज ऑफ कंपिटेंस और इनकी लिमिटेड्स को भी ना बताएगा फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। साइंटिफिक लिमिटेशंस, मतलब ये कि इनको ना अपने साइंटिफिक मैटर्स और इनकी लिमिटेशंस को भी ना एक्सप्लेन करना होगा फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रिविलेज, इसमें आपको बताया गया कि फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को ना अपनी सर्विसेज में कॉन्फिडेंशियलिटी को ना समझना और इसका एहतराम करना ज़रूरी है और इनको ना लीगल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये भी समझना होगा कि कब इनकी सर्विसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी या प्रिविलेज लिमिटेड हो सकती है। इनको ना रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना और सेफ कीप करना चाहिए, मतलब कि जो भी रिकॉर्ड्स जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट रखता है, और वो सिर्फ ना कोर्ट ऑर्डर या क्लाइंट के कंसेंट के बेसिस पे इंफॉर्मेशन रिलीज़ कर सकता है फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। मेथड्स एंड प्रोसीजर्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को ना अपने नॉलेज को अपडेटेड रखना होगा और उस नॉलेज को ना प्रोफेशनल और साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यूज़ करना होगा। जब वो किसी एवोल्यूशन ट्रीटमेंट या कंसल्टेशंस के लिए काम कर रहा है तो इनको ना अपने मेथड्स को ना केयरफुली सिलेक्ट करना होगा।
मिसाल के तौर पर अगर बात की जाए तो मिसाल के लिए अगर फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट किसी मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है तो इनको ना साइकोलॉजिकल टेस्ट और मेथड्स का ना यूज़ करते वक्त ना साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स का ना ख्याल रखना ज़रूरी है। तो ये आपको ना मैंने इजीली अंडरस्टैंड करवाने के लिए मेथड एंड प्रोसीजर्स के हवाले से मैंने मिसाल भी आप स्टूडेंट्स को बता दी है। पब्लिक एंड प्रोफेशनल्स कम्युनिकेशंस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को ना अपनी अपनी सर्विसेज का ना जो भी रिज़ल्ट या रिपोर्ट है ना वो ऐसे तरीके से कम्युनिकेट मतलब कि ऐसे तरीके से पेश करना होगा कि वो समझने में आसान हो और कोई कन्फ्यूजन्स या डिसेप्शंस ना हो। इनको ना अपनी पब्लिक स्टेटमेंट्स और प्रोफेशनल्स टेस्टिमनी को भी ना इस तरीके से देना होगा कि वो क्लियर और ट्रूथफुल हो। मिसाल के लिए अगर फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट किसी क्रिमिनल का साइकोलॉजिकल एवल्यूशंस कर रहा है तो वो ना अपने फाइंडिंग्स को इस तरीके से प्रेजेंट करेगा कि वो आसानी से समझे जा सकें और कोर्ट को ना कोई गलत इंप्रेशंस ना मिले। इस तरह से ना फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का काम बहुत सेंसिटिव और कम्प्लेक्स होता है। ये अगर देखा जाए ये पूरा लेसन पढ़ने के बाद मुझे ही बस लगा है कि फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का जो काम है ना बहुत सेंसिटिव और कम्प्लेक्स होता है। इन गाइडलाइंस का मकसद ये है कि फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट अपनी ना प्रैक्टिसेस में ना एथनिक और प्रोफेशनलिज्म को ना मेंटेन करे ताकि ना वो लीगल सिस्टम्स में अपना पॉजिटिव और रिस्पॉन्सिबल रोल जो है वो प्ले कर सके। लेसन कैसे लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताने लगा हूँ कि क्या क्या आप स्टूडेंट से पूछा जा सकता है। नंबर 1 पे अगर बात की जाए इंट्रोडक्शंस में जैसे कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स में फोरेंसिक साइकोलॉजी का क्या रोल है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लिटिगेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक फुल हाईलाइट कर लेता हूँ क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। येलो में हो गया तो लिहाजा आप स्टूडेंट्स को इसको ना अच्छे से लिटिगेंट्स को याद रख लीजिएगा। ओके, लिटिगेंट्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशंस और लिटिगेंट्स का क्या किस तरह से पेश हो सकते हैं कोर्ट में और किस तरह से पेश होते हैं एथिकल इश्यूज़ की वायलेशंस जब होती है तो लिटिगेंट्स किस तरह से पेश होते हैं। तो ये 3 तरह की सूरतें जो है वो मैंने बता दी हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस वाले पैराग्राफ में ओवरऑल आपको बताया गया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है। ट्रायल कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, एक्सपर्ट विटनेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द एवल्यूटर्स है, ट्रीटमेंट प्रोवाइडर्स और द रिसर्चर्स और एकेडमिक साइकोलॉजिस्ट है। अच्छा, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही साइकोलॉजिस्ट फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट दे। एक्चुअल में इसमें एक्सपर्टाइज होना लाजमी है, ठीक है ना। आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हो या फिर एक्सपर्ट हो इस फील्ड में तो तभी आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं अगर ट्रीटमेंट प्रोवाइडर का कोई सर्टिफिकेट हो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के पास। ट्रायल जैसे कि ये भी इंपॉर्टेंट है और घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है कि द एवल्यूटर क्या काम करता है और ये कहाँ पे काम करते हैं, एवल्यूटर का क्या रोल है या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, एक्सेट्रा। इसी तरह एकेडमिक साइकोलॉजिस्ट का, द रिसर्चर्स का, द कंसल्टेंट का, ठीक है, इनका क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सेट्रा, और ये कहाँ पे काम करते हैं, एक्सेट्रा। स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, ये जो पुलिस साइकोलॉजी है मतलब कि इनके फंक्शंस क्या है, असूल क्या है, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के क्या असूल हैं स्पेसिफिक। नंबर 1 पे ये कि पुलिस साइकोलॉजी भी बन जाती है। फोरेंसिक साइकोलॉजी जो है वो पुलिस साइकोलॉजी का फंक्शंस भी देते हैं और साइकोलॉजिकल ऑफ क्रिमिनल एंड डेलिक्वेंसी का फंक्शंस भी देते हैं असूल के मुताबिक, मतलब कि काम दे रहे होते हैं फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। विटिमोलॉजी एंड विक्टिम सर्विसेज और लीगल साइकोलॉजी के मुताबिक जो है वो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे होते हैं। फंक्शनैलिटी जो होती है वो बेसिक इन्हीं बेसिस पे फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की होती है। ओके, स्पेशलिटी गाइडलाइंस फॉर फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट 1991 में जैसे कि अमेरिकन साइकोलॉजी लॉ सोसाइटी ने जो था वो ये गाइडलाइंस दी थी और इन गाइडलाइंस को आप अच्छे से 2-3 मरतबा पढ़ के ना मेमोराइज़ कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से भी पूछा जा सकता है, मतलब कि फिर दोबारा से इन द स्टार्टेड भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपको कहा गया था फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का, लेकिन एक्चुअल में फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की ऑब्लिगेशंस क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से कि वो प्रोवाइड कर रहे सर्विसेज एक मैनर कंसिस्टेंट के साथ जो कि हाई स्टैंडर्ड पर बेस हो और इसके प्रोफेशंस को जो है वो जाहिर करे। कंपिटेंस मतलब कि महारत क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो प्रोफेशनल गाइडलाइन है ना अमेरिकन साइकोलॉजिकल लॉ सोसाइटी 1991 में जो ये गाइडलाइन दी गई थी, एक्चुअल में उसमें ये मेंशन है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो।
फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की, और इसी तरह कम्पिटेंसी क्या हो साइकोलॉजिस्ट की, ठीक है। और ये जो है दो तरह की गाइडलाइंस दी गई थी, फर्दर ये पॉइंट्स जो थे गाइडलाइंस के ये भी दिए गए थे। अब आ जाते हैं नीचे। तो गाइडलाइंस फॉर फोरेंसिक साइकोलॉजी में ज़ाहिर सी बात है कि मज़ीद क्या क्या शामिल था। रिलेशनशिप शामिल था कि किस तरह से रिलेशनशिप की सूरत में क्या क्या इकदाम कर सकता है फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। कॉन्फिडेंशलिटी और प्रिविलेज को किस तरह से मेंटेन कर सकता है लॉ सोसाइटी ऑफ अमेरिका की साइकोलॉजी की जो है उसके मुताबिक। और मेथड एंड प्रोसीजर्स को किस तरह से फॉलो करेगा फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, जो अमेरिकन लॉ अमेरिकन साइकोलॉजी ऑफ लॉ सोसाइटी जो है 1991 की गाइडलाइंस के मुताबिक पब्लिक एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस किस तरह से करेगा फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 32। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।